जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस फिजिक्स सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला सवाल है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10 के पावर -6 मीटर के, या फिर 10 के पावर 6 मीटर के, या 10 के पावर -3 मीटर, या फिर 10 के पावर 3 मीटर। कहता है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 2 कहता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलॉम, केल्विन, या फिर किलोग्राम। तो दोस्तों, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो वो होता है कूलॉम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की, या फिर प्रकाश की तीव्रता की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक थोड़ा सा इसको थिकनेस को थोड़ा कम करते हैं, इतना सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रतिबल इकाई, या फिर अश्व शक्ति इकाई जो है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, या फिर डॉब्सन उष्मा की इकाई। इसमें से कहता है कि कौन सा मात्रक है जो सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉब्सन उष्मा की इकाई, ये जो मात्रक है ये सुमेलित नहीं है, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 5, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, या फिर केजी मीटर प्रति सेकेंड, या फिर केजी मीटर सेकेंड, या फिर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग की इकाई क्या होती है दोस्तों? संवेग की इकाई होती है किलोग्राम केजी मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है, 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर क्या है? 10 के पावर -10 मीटर है, या फिर 10 के पावर -9 मीटर है, या 10 के पावर -11 मीटर है, या फिर 10 के पावर -8 मीटर है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो 10 के पावर -9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 दिया है कि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर आर के, तथा वेक्टर वेक्टर ए का मान जो होता है ए, और वेक्टर बी का मान बी, और वेक्टर आर का मान आर, वो आपस में बराबर है। तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा, π/3 होगा, या फिर 2π/3 होगा, या पाई होगा। तो कितना होगा? तो ये होगा 2π/3। मतलब कितना? 18 2 जा कितना हो जाएगा? 316/3, तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको ये पाई के रेडियन में दे दिया है, कितना? 2π/3। डिग्री में आंसर रहता तो 60 डिग्री आंसर होगा, रेडियन में है तो 2π/3 रेडियन, ये होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का अंकित अनुपात क्या होता है? क्या होता है? सदैव 1 से कम होता है, या फिर सदैव 1 के बराबर होता है, या फिर सदैव 1 से ज़्यादा होता है, या 1 के बराबर अथवा 1 से कम होता है। क्या होता है? गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का अंकित अनुपात कैसा होता है? तो वो होता है 1 के बराबर भी हो सकता है, या फिर 1 से कम हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 9, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कहता है वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। क्या ग्राफ प्राप्त होता है? दूरी, विस्थापन, त्वरण, या फिर चाल। देखिए ये है ये है हमारा वाई अक्ष, यह है एक्स अक्ष, और इसका मान लो ग्राफ ऐसा है कुछ। तो ये है आपका टी, और ये है आपका भी। इससे क्या आपको प्राप्त होगा? भी और टी, इससे क्या प्राप्त होता है? तो त्वरण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? त्वरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 कहता है, मुक्तवास में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसकी समानुपाती होती है? पिंड की मात्रा के, या फिर गिरने का समय, या फिर गिरने के समय के वेग के,
या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग के किसके समानुपाती थे? कहता मुक्त अवस्था में गिरता हुआ कोई पिंड है, उसके द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती? तो वो समानुपाती होती है गिरने के समय के वर्ग के। किसके? तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान और समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण किसके और किसके बीच? संवेग के त्वरण और समय, या फिर वेग और समय, या फिर स्थिति और समय। गति का दूसरा समीकरण किसके और किसके बीच संबंध देता है? तो गति का दूसरा संबंध देता है स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। ऐसे यहाँ है, ऐसे ऊपर की ओर v वेग से फेंका जा रहा है। ठीक, कितने वेग से? v वेग से फेंका जा रहा है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद, यहाँ मान लीजिए मैक्सिमम ऊंचाई ये है, जो कितनी है? पृथ्वी से h ऊंचाई पर है ये। ठीक, फिर क्या कहता है? और लौट आता है। h पहुंचने के बाद पृथ्वी को लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी का विस्थापन का अनुपात क्या होगा? दूरी, पिंड द्वारा जो तय की गई दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरा ये होता है दूरी, और ये न्यूनतम ये होता है विस्थापन। इनके अनुपात बता रहा है कि इसके अनुपात क्या होंगे। तो इसके अनुपात क्या होंगे? इनके अनुपात होंगे 2h होंगे, या फिर h होंगे, या 0 होंगे, या अनंत होंगे। तो इनके अनुपात क्या होंगे? तो इनके अनुपात अनंत होंगे। प्रश्न संख्या 13, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? कहता है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने, या फिर न्यूटन ने, या केपलर ने, या टॉल्मी ने। तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो वो किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, चिमटा जिसको बोलते हैं फायर टोंग्स, किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम प्रकार के, या फिर द्वितीय प्रकार के, या तृतीय प्रकार के, या प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों के संयोजन के। तो चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो उदाहरण है तृतीय प्रकार के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, किसी पिंड का जड़त्व क्या है? उसकी चाल बढ़ाता है, या फिर उसकी चाल को कम कर देता है, या उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, या घर्षण के कारण अवमंदित करता है। कहता है किसी पिंड का जड़त्व क्या है? किसी पिंड का जड़त्व क्या है? तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को क्या करता है? प्रतिरोध करता है, मतलब रुकावट करता है। प्रश्न संख्या 16, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी केवेडिसन द्वारा, या फिर एंटोनी एल लेवोजियर द्वारा, या फिर आइजैक न्यूटन द्वारा, या जॉन डाल्टन द्वारा। किसके द्वारा? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है कैपिटल जी के मूल्य की खोज किसने की थी? किसने की थी? वो की थी हेनरी केवेडिसन ने। किसने की थी? केवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी केवेंडिश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व का व्याख्या किया? आर्किमिडीज ने, या फिर बेसिल पास्कल ने, या चार्ल्स अगस्टिन डी कुलोम ने, या फिर आइजैक न्यूटन ने। तो किसने किया था उत्प्लावन बल के? तो वो किए थे आर्किमिडीज ने। किसने किए थे? आर्किमिडीज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कहता है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम है जो दीवार पर फेंके हुए गेंद टकराकर वापस लौटाता है के संबंध में व्याख्या को प्रदान करता है? कहता है कि न्यूटन का कौन सा नियम है जो हम गेंद को दीवार पर फेंकते हैं तो वापस आ जाता है? न्यूटन का पहला नियम है, या फिर दूसरा गति नियम है, या तीसरा गति नियम है, या कोई भी नियम नहीं है? तो किसका यहाँ पर क्या हो रहा है? गेंद जा रहा है वापस आ रहा है, कौन सा होगा? तो ये होगा गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या है? बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। तो प्रश्न संख्या 19 कहता है कारों के ब्रेकिंग पैडों में खाली स्थान के गुण का उपयोग किया जाता है। किस गुण का उपयोग किया जाता है? घर्षण का शून्य प्रभाव का, या फिर वजन आवेग बल तनाव की क्रिया का, या घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, या फिर घर्षण का सकारात्मक प्रभाव।
किसका किया जाता है? तो वो किया जाता है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या की जा सकती है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम से, या फिर न्यूटन के गति के पहला नियम से, या फिर न्यूटन के गति के तीसरे नियम से, या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो किसके द्वारा बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है न्यूटन के पहले नियम से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलती है तो नाव क्या है? नाव तट से दूर चली जाएगी, या फिर स्थिर रहेगी, या तट की ओर चलेगी, या डूब जाएगी। कहता है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलती है तो नाव क्या होगी? नाव तट से दूर चली जाएगी। क्या होगी? यदि नाव तट की ओर चलता है, कहता है पानी नाव, क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, खाली स्थान प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। क्या नहीं होता? बल, वेग, गति या दबाव। तो क्या बल जो है प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। प्रश्न संख्या 23, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का, या रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का, या फिर स्थितिज ऊर्जा और ऊष्मा का, या गतिज ऊर्जा और ऊष्मा का। यांत्रिक ऊर्जा किसका उदाहरण होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा उदाहरण होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, किसी वस्तु द्वारा उनकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? शक्ति को, वेग को, गति को या ऊर्जा को। तो किसे? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्यतः लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचन के कारण इसमें निम्नलिखित में से क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, या फिर गतिज ऊर्जा होता है, या ऊष्मीय ऊर्जा होता है। क्या होता है उनमें? क्या होता है उनमें? होता है क्या? स्थितिज ऊर्जा आता है। जब स्प्रिंग को हम क्या करते हैं? संकुचित करते हैं, तो उनमें स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। इस कारण क्या होती है? उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो क्या होगा? ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 26, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट, या फिर 786 वाट, या 768 वाट, या फिर 764 वाट। एक हॉर्स पावर जो है वो होता है हमारे 746 वाट के बराबर। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा, या ऊष्मीय ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? तो वो है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो गतिज ऊर्जा। जल को क्या करते हैं? जल की जो गतिज ऊर्जा है उसको बदला जाता है किस में? विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, शक्ति का सूत्र है। क्या सूत्र है? ऑप्शन देखते हैं। संवेग बटा समय, या फिर कार्य बटा समय, या गति बटा समय, या फिर विस्थापन बटा समय। शक्ति का कौन सा सूत्र होता है? तो शक्ति का सूत्र होता है दोस्तों कार्य बटा समय। जो होता है वो होता है हमारा शक्ति। कहते हैं ना कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो वही कार्य बटा समय होता है शक्ति का। प्रश्न संख्या 30, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके? 36 × 10⁵ जूल के, या फिर 36 × 10⁻³ जूल के, या 36 × 10⁻⁻5 जूल के, या फिर इनमें से कोई नहीं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है हमारे 36 × 10⁻5 जूल के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? क्यों करता है? क्योंकि वह घबरा जाता है, या
क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, या फिर क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, या कोई इससे उसे सतर्कता मिलती है। तो क्या होता है, तेज गेंद से आने वाले क्रिकेट को कोई जो कैचर पकड़ता है वो अपने हाथ को पीछे खींचता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है ना, क्योंकि क्या होता है, वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ऐसे क्या होता है, उसे चोट लगने से, अधिक चोट लगने से बच जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रतिस्थापन स्थितिज ऊर्जा है, शून्य है, या फिर अपरिवर्तित है, या बढ़ती है, या घटती है। तो क्या होती है दोस्तों? तो वो हो जाती है हमारी क्या, बढ़ जाती है। जब हम क्या एक को स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी प्रतिस्थिति ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, गुरुत्वाकर्षण के नियम के राशि जी का मान है। जी का मान क्या होता है? केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या केवल पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है, या पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, या पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता। तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो क्या कहता है, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन होता है। कहता है कि किसी पिंड का जो है वायु में भार है 10 न्यूटन, और जब उसको जल में डुबा देते हैं तो उसका क्या होता है, जल में डुबाने पर उसका भार 8 न्यूटन होता है। पिंड द्वारा विस्थापित जल की भार क्या होगी? विस्थापित 2 न्यूटन होगी, या फिर 8 न्यूटन होगी, या 10 न्यूटन होगी, या 12 न्यूटन होगी। कितनी होगी? वो होगी 2 न्यूटन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भार का इकाई है क्या है? भार का इकाई क्या है? किलोग्राम, या न्यूटन, ग्राम, या डाइन। भार का ऐसे मात्रक क्या होता है? भार का ऐसे मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन बी दूसरा है ऑप्शन 6.67408 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब प्रति केजी स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, या फिर 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कितनी होती है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो होता है हमारा कितना? 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, क्या होगा? बल 2 गुना हो जाएगा, या फिर बल समान रहेगा, या बल 9 गुना हो जाएगा, या फिर बल 3 गुना हो जाएगा। क्या होगा यदि हम क्या करते हैं कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर देते हैं तो दोनों वस्तुओं के बीच जो बल होगा वो क्या होगा? वो बल होगा हमारा बल 9 गुना हो जाएगा। तिगुना करेंगे तो बल दोनों बलों का जो कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता, या फिर क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है, या चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकते, या फिर चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं। तो क्या होगा? चंद्रमा पर आवाज़ नहीं रहती क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो आवाज़ नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि को क्या करना है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वायु माध्यम की आवश्यकता होती है। अब जब माध्यम ही नहीं है तो कोई वहाँ पर आवाज़ सुन कैसे सकता है? क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 21.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है पृथ्वी का कितना होता है? वो होता है हमारा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खाली स्थान के कारण होती है। किसके कारण होती है? गुरुत्व बल के कारण, या फिर अपकेंद्रीय बल के कारण, या
अभिकेंद्रीय बल के कारण या नाभिकीय बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है किसके कारण होती है? चंद्रमा की गति जो है दोस्तों वो होती है हमारे क्या? गुरुत्वीय बल के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। किसके गुरुत्वीय बल? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो होता है चंद्रमा की गति होती है। किसके? तो पृथ्वी के चारों ओर। प्रश्न संख्या 41, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होती है। किस सिद्धांत पर आधारित होती है? अपकेंद्रण सिद्धांत पर, या फिर अपुष्पा सिद्धांत पर, या विलोम परासरण सिद्धांत पर, या फिर विसरण सिद्धांत पर। तो वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली है वो किस सिद्धांत पर? तो अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल को। प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है? रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि रेल का जो पटरी है वो तिरछा होता है, वक्र पर झुकी होती है। क्यों? आवश्यक अपकेंद्रण बल के लिए, या फिर आवश्यक घर्षण बल के लिए, या आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए, या इनमें से कोई नहीं। किस लिए झुकी रहती है? ताकि किस लिए झुकी रहती है? ताकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उसको मिल सके। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल का, या फिर अपकेंद्री बल का, या गुरुत्वाकर्षण बल का, या घर्षण बल का। लट्टू का घुमाना किस प्रकार का बल है? तो लट्टू का घुमाना दोस्तों केंद्राभिमुख बल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 44 कहता है पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता है क्या बल कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, घनत्व, या उत्प्लावन बल, या घर्षण। क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पानी के द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगाया जाता है वो कहलाता है हमारा उत्प्लावन बल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? नीचे की ओर, या विपरीत दिशाओं में, या ऊपर की ओर, या समान दिशाओं में। कैसे कार्य करते हैं? तो वो कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में। उत्क्षेपक बल और भार जो है वो किसके कार्य करते हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? पानी से अधिक होता है, या पानी से कम होता है, या फिर शून्य होता है, या पानी के समान होता है। तो किसी भी वस्तु को पानी पर तैरने के लिए क्या होना चाहिए? उसका घनत्व क्या होना चाहिए? पानी से कम होना चाहिए, तभी क्या होगा? वो वस्तु पानी पर तैर सके। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? कि बर्फ जो है पानी पर तैरता है क्योंकि क्या होता है कि बर्फ का घनत्व जो है वो पानी से कम होता है। प्रश्न संख्या 47, सापेक्ष घनत्व खाली स्थान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पानी के घनत्व और पानी का घनत्व बटा पदार्थ का घनत्व के बराबर होता है, या फिर पदार्थ के घटकों का घनत्व बटा पूर्ण पदार्थ का घनत्व के बराबर होता है, या फिर पदार्थ का घनत्व सापेक्ष घनत्व जो है वो पदार्थ के घनत्व बटा पानी के घनत्व को कहते हैं, या फिर पदार्थ का घनत्व बटा तेल का घनत्व किसके बराबर होता है? सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? सापेक्ष घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्र न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव, अधिकन्य, या फिर गृहीकायन, या फिर संयानता। क्या कहा जाता है? एक द्रव की बूंद संयोजन होती है क्योंकि इसके कण का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से दाब की बीमा सूत्र क्या है? ml t के पावर -2, या फिर ml के पावर -1 और t के पावर -2, या फिर ml के पावर -2 और t के पावर -2, या फिर ml के पावर -1 या t के पावर -1। तो क्या होगा? दाब की जो बीमा होती है दोस्तों वो होती है हमारी ml के पावर -1 और t के पावर -2। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? क्या आधारित नहीं है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है? हाइड्रोमीटर, या फिर पनडुब्बी, या लैक्टोमीटर, या फिर ऑडोमीटर। इनमें चारों में से कौन जो है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं? तो क्या है? ऑडोमीटर। ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है।
इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।